ठीक है, तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। चलो, तो हाँ जी सिद्धार्थ, तो हम यहाँ पे क्या चीज़ बोल रहे थे आपको कि आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो मॉड्यूलस का। हाँ सर। अब अगली बात आती है सिद्धार्थ, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि आर्ग्यूमेंट कैसे निकाल दिया आपने। सर आर्ग्यूमेंट के लिए तो सर मैंने ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाया सर वैसे तो। मुझे मुझे हाँ हाँ, बोलो बोलो, पहले आप अपना पूरा समझाओ कि आपने आर्ग्यूमेंट कैसे निकाला। सर आर्ग्यूमेंट का सर मैंने वेदांत में देखा कि ये लोग मॉड्यूलस निकाल के फिर उसमें से कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके बाद साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसके बाद वो लोग उन दोनों से क्या बोलते हैं ये सर, उन दोनों से वो लोग थीटा की वैल्यू निकालते हैं और फिर थीटा में से वो लोग मतलब कौन सा साइन है वो निकालते हैं, जैसे कि पाई/3 या पाई/3 ले लो अभी के लिए, तो फिर वो निकालते हैं। उसके बाद सर उसमें से वो मतलब क्वाड्रेंट में से देख के वो लोग फिर आर्ग्यूमेंट निकालते हैं। अच्छा, तो आपने कुछ कुछ बातें ठीक बोली। आपने बोला कि वो थीटा पहले वो साइन कॉस की वैल्यू निकालने के बाद वो थीटा की वैल्यू निकालते हैं। क्या आप मुझे इतना बताओगे, अगर मेरी कॉस की वैल्यू -1/2 है और साइन की वैल्यू भी 3/2 है, तो एक्चुअली में थीटा की वैल्यू कितनी होगी रेडियन के टर्म्स में बताना मुझे। रेडियन के टर्म्स क्योंकि ये तो अभी सिर्फ वैल्यू है, तो मैं जानना चाहता हूँ थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियंस वो क्या होगा। सर वो हो जाएगा ओके, प्रांशुल को आवाज आ रही है। प्रांशुल कह रहा है पाई/3 वैल्यू आएगी, उसने चैट बॉक्स में लिखा है। ओके, तो पाई/3 वैल्यू आएगी, बात तो ठीक कह रहा है। पाई/3 वैल्यू है, बट पॉइंट ये उठता है कि यहाँ पे अगर हम सिंपल वैल्यू पाई/3 थी, ठीक है, तो आपने नेगेटिव ये पाई माइनस पाई/3 क्यों लिखा है। मेरा सवाल फिर ये उठ के आता है, क्या आप मुझे इसका कोई कारण दे सकते हो। सर, क्योंकि सर कॉस भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है, तो ये एक मिनट सर, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट तो हम वैसे डिसाइड कर सकते थे क्वेश्चन को देख के, अगर मेरी ए और बी की वैल्यू माइनस में थी तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ही ऐसा होता है कि दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। एक्स भी नेगेटिव होता है, ठीक है, और वाई भी नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये पॉइंट कोई कुछ यहाँ पर होगा। एग्री करते हो। सर ठीक है, अब मेरी बात जो अगली समझने वाली ये आती है, अगर आपको याद हो तो हमने पिछली क्लास में कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर आप उसको पेज नंबर नोटिस करो, पेज नंबर है हमारा 106 एनसीईआरटी का, ठीक है। मैं अब उसकी तरह कुछ बात समझाने जा रहा हूँ आपको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास बात है, ठीक है। ओके, तो पेज नंबर 106 को नोटिस करो एक बारी सिद्धार्थ और प्रांशुल। तो आपको यहाँ पे एक बात समझ आएगी। पेज नंबर 106 पे आपको नीचे 3 ग्राफ दिए हुए उसमें, ठीक है। वो 3 ग्राफ की वैल्यूज को कुछ ऐसे समझाता है। वो कहता है कि यार आप हो सकता है कि एक आपकी वैल्यू जो हो, सिद्धार्थ ढंग से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूँ इस टॉपिक का आज, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा हो सकता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। एक पॉइंट आपका ऐसा हो सकता है जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में हो, जो कि हमारी बुक में ऐसे बना रखा है, ठीक है। एक आपका पॉइंट ऐसा हो सकता है जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। और एक आपका पॉइंट अलग सा भी हो सकता है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। अब हम इन तीनों चारों को एक साथ समझ लेते हैं, ठीक है, कि कहानी चल क्या रही है। अगर आपका कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उस समय कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। सॉरी, तो इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ -x प्लस आयोटा y। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो पॉइंट होगा ना सिद्धार्थ और प्रांशुल, ये वाली वैल्यू का जो पॉइंट होगा वो -x, y जैसा होगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो -x, -y होगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा ना वो होगा मेरा
x कॉमा माइनस वाई। तो अगर मैं इन सबको लिखना चाहूँ ना, इधर मैं लिख सकता हूँ z इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। इसको मैं लिख सकता हूँ z इक्वल्स टू एक्स माइनस आयोटा वाई। क्या इतनी मेरी बात समझ आ रही है कि सिद्धार्थ प्रांशु की यहाँ पे सिचुएशन ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे सारे के सारे ऐसे? सर ठीक है। अब देखो अगली बात देखो, हमारा एक्चुअली में अगर मैं बोलता हूँ फिलहाल के लिए आपका जो क्वेश्चन था मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, बट जरा मैं एक चीज समझा दूं। देखो हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट का दूसरा नाम क्या था सिद्धार्थ, बताओगे? आर्ग्यूमेंट का दूसरा नाम था भाई एम्पलीट्यूड। अगर आप बुक में पढ़ो एम्पलीट्यूड वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़वाया था पिछली बारी भी, पेज नंबर 106 पे दिया हुआ है एम्पलीट्यूड। मैं एक मिनट के लिए स्टॉप शेयर करता हूँ और आपको मैं स्क्रीन ही अपने खोल देता हूँ, वो वाली वो पेज ही ओपन कर देता हूँ अगर आपको नहीं मिल रहा। एक मिनट का टाइम दो मुझे, लेट मी ओपन। ओके, तो सिद्धार्थ इट इज ओपन नाउ, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो आप जरा पेज नंबर 106 अपनी बुक का नोटिस करो, आपको नहीं मिल रहा था ना, तो मैं अब उसी चीज को क्लियर करने जा रहा हूँ। ये रहा यहाँ पर, हाँ पेज नंबर 106 पे आपकी बुक में सिद्धार्थ यहाँ पे लिखा हुआ है इस चीज को। हम थीटा जो है हम उसको आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम एम्पलीट्यूड भी है। मैंने उम्मीद है मुझे मैंने आपको मार्क करवाया था, कुछ क्या था आपने मार्क करा था, क्या आपने करा था इस चीज को मार्क? सर मिल गया ये बुक में एम्पलीट्यूड उसका दूसरा नाम है। हाँ तो सर मिल गया सर। मैं आपको इस समय फिलहाल ये वाली कंडीशन समझा रहा था कि थीटा की हमारी जो ये वाले जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट होता है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में हो सकता है, मैंने इतना समझाने की कोशिश करी। लेकिन अगर ये मेरा फॉर एग्जाम्पल आप जरा यहाँ पे इसको बोर्ड पे समझो, एक मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो थीटा है वो मान के चलो कि वो पाई बाय 4 है। पाई बाय 4 मतलब क्या होता है, 45 डिग्री होता है, ठीक है। अगर मेरा थीटा पाई बाय 4 है, क्या मैं इस पाई बाय 4 की वैल्यू को ये भी लिख सकता हूँ, इट इज 2 पाई प्लस में पाई बाय 4? क्या आंसर सेम होगा कि अलग आएगा? सर सेम होगा। सेम होगा, क्यों होगा सेम? सर क्योंकि सर 2 पाई मतलब कि सर पूरा 360 हो जाएगा और फिर उसके बाद पाई बाय 4 ऐड करेंगे तो वो सर सेम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। बिल्कुल, मतलब कि हम ऐसे घूम के ऐसे आ गए तो वैल्यू तो सेम रहेगी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 4 पाई प्लस में पाई बाय 4, तब भी कुछ वैसे चलेगा। तो मतलब वो 2 राउंड काटेगा फिर से वहीं पर आ जाएगा, मतलब आंसर सेम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी यार, ट्रिग्नोमेट्री से हमें ये समझ आता है कि इन सभी थीटाओं के बहुत सारे अलग अलग आंसर आ सकते हैं। इसका आंसर पाई बाय 4 भी हो सकता है, इसका आंसर 2 पाई प्लस पाई बाय 4 भी होता है, इसका आंसर 4 पाई प्लस पाई बाय 4 एंड अनगिनत। मैं 6 पाई प्लस भी बोल सकता हूँ, पाई बाय 4, 8 पाई प्लस पाई बाय 4 भी बोल सकता हूँ, ऐसा भी एग्जिस्ट कर सकता है। बट हमें ये ऐसी दिक्कत ना आए, हर एक बच्चा अलग अलग आंसर ना निकाल दे, तो हमने एक कंडीशन सेट करी थी। कंडीशन सेट जरा एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। कंडीशन सेट के अंदर हमने एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनाया था पिछली बारी, ठीक है। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की हमने रेंज रखी थी माइनस पाई से लेकर पाई तक। मतलब कि इसको मैं जरा एक कंडीशन को जरा बता दूं, इसने बताया कि हम थीटा की वैल्यू जो रखेंगे, इट इज बुक में मेंशन्ड है, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई, या इट इज सॉरी इट इज लेस देन और इक्वल टू पाई एंड इट इज ग्रेटर देन माइनस पाई। तो मतलब कि ये हुआ कि हमारी जो थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, हम इसको अपनी प्रिंसिपल वैल्यू बना लें, ठीक है। तो अब जरा एक मिनट के लिए नोटिस करना सिद्धार्थ, जब मैं इस सिचुएशन पे था ना, मैं इसको एक मिनट के लिए यहाँ से मिटा रहा हूँ। जब मैं इस सिचुएशन पे था तो
जब मेरा ये वाला थीटा की बात उठती है तो इफ आई टॉक अबाउट दिस थीटा, तो मेरा आंसर जो है क्या वो 180 से, हमारी रेंज है ना -180 से लेकर 180 तक की रेंज है ना ये, क्या मेरा आंसर 180 तक में आ रहा है? क्या मेरी इस रेंज के अंदर आंसर आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो आर्गुमेंट की जो वैल्यू आएगी ना वो सिंपल थीटा आ जाएगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सिद्धार्थ आपके इस सेकंड क्वाड्रेंट वाले केस में, क्या मेरा आंसर अभी भी, जब मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल को चेक करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज चेक करने पे क्या मेरा आंसर 180 से कम है? हाँ सर 180 से, हाँ सर कम है। कम है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, अभी भी मैं आंसर थीटा के टर्म्स में ले सकता हूँ। लेकिन जरा यहाँ पे कंसेप्ट को समझने की जरूरत है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आएगी कैसे। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा पिक्चर को और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। इधर देखो, अगर मानते हुए चलते हैं मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और मैं इस एंगल को फाई नाम दे देता हूँ। ये जो मेरा एंगल है, लेट्स से दिस एंगल बी कॉल्ड फाई, ठीक है। यस सर। मैं इस एंगल को अगर फाई नाम देता हूँ तो मुझे एक चीज जरा बताने की कोशिश करना, ये वाली वैल्यू मेरी x है, ठीक है, और ये वाली वैल्यू जो है मेरी y है, बट ये -x है। इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए हमें, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। एक मिनट के लिए। ओके, हमारे पास, मैं जब सेकंड वाले केस को ले रहा था सिद्धार्थ, मेरे को कुछ ऐसे बना रखा था इसने, ठीक है, और हमारा ये वाला एंगल जो था एंटी क्लॉकवाइज देखने पे ये एंगल थीटा था। मैं बेसिकली इंटरेस्टेड हूँ इस आर्गुमेंट की वैल्यू थीटा को निकालने में, तो मैं उसको कैसे निकालूंगा, मैं उसका आपको मेथड समझा रहा हूँ पूरा डिटेलिंग में। तो मैं बोल रहा हूँ कि लेट से ये वाला एंगल को मैं फाई बोल देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से एक लाइन बना देता हूँ जो कि 90 डिग्री पे है। यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है सिद्धार्थ, इट विल बी -x, y, ऐसे कुछ करके पॉइंट होगा। मैं अगर ये -x में यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है, इतनी वैल्यू -x होगी और इतनी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव y होगी। एग्री करते हो? तो अगर मैं tan फाई की वैल्यू निकालना चाहूँ तो tan फाई की वैल्यू क्या होगी, क्या मुझे आप बताओगे? सर tan फाई की वैल्यू हो जाएगी -x/y। -x/y, आप गलत बोल रहे हो। tan मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे है y और बेस है मेरा ये x जो कि -x है। क्या इतनी बात मेरी अब समझ आ रही है? सर ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको एक चीज और क्लैरिफाई कर दूँ, आपको ये अपने बुक में लिख लेनी चाहिए, बल्कि मैं बुक में ये लिखवाना चाहता हूँ आपको कि हम आर्ग्यूमेंट की जब वैल्यू निकालते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला अलग से बता रहा हूँ, अब जरूर अपने बुक में उसी पेज पे लिख लीजिए, पेज नंबर हमारा जो 106 है उस पर जरूर मेंशन करो कि डेट द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज ऑब्टेन्ड बाय, लिखो अभी, tan थीटा की वैल्यू में b/a, ये हमारा मॉड्यूलस में होगा। एंड मैं यहाँ पे b/a जो लिख रहा हूँ, जरा उसकी चीज भी आपको बता दूं, मतलब कि इमेजिनरी वाला पार्ट अपॉन में रियल वाला पार्ट। क्या आप इस चीज को एग्री करते हो? मैंने अभी यहाँ पे जब आपने पहली बार रेड वाला लिख लिया जो मैंने लिखा है यहाँ पे स्क्रीन पे? हाँ सर लिख दिया। ओके, तो अब यहाँ पे जरा एक चीज को समझो कि जब मैंने tan फाई लिख दिया, मैंने लिख दिया था वैल्यू y/-x, तो आपको यहाँ पे ये चीज समझ आनी चाहिए कि मैंने भी यहाँ पे क्या करा था, पहले ऊपर y वाला पार्ट जो है वो तो इमेजिनरी वाला पार्ट है, याद है? ये इमेजिनरी है सर, और ये वाला पार्ट हमारा रियल वाला पार्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया tan फाई = y/x, इसको मैंने डाल दिया मॉड्यूलस में, तो मेरे पास फाइनल आंसर y/x आ जाएगा। मॉड्यूलस हर चीज को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने फाई निकाला तो ये वाली वैल्यू मेरी आ गई। अब आपको जो मुझे कंसेप्ट को समझाना है वो ये है
कि मुझे वैल्यू निकालनी है थीटा की। तो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, मैं इसको समझाने के लिए आपको मैं बोलता हूँ कि इफ लेट्स से कैन आई से दिस थिंग टू यू कि यार मेरा फाई प्लस थीटा जो है इट इज इक्वल्स टू पाई, इतना लिख सकता हूँ। यस सर। और अब मैं अगर थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्या मैं थीटा की जगह पे लिख सकता हूँ पाई माइनस फाई, इतना मेंशन कर दूं। यस सर। तो जब मैंने ऐसा काम कर दिया तो देखो मेरी थीटा की वैल्यू आ गई। एक्चुअली में जब आप पता हूँ क्या करते हो, जब आपका कोई भी चीज सेकंड क्वाड्रेंट में होती है तो आप ना ये वाला एंगल निकाल पाते हो, ठीक है, जो फाई वाला एंगल है, ठीक है। सर तो आप ये वाला एंगल हाँ निकालते सर। हो तो उसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई में से फाई को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप एक चीज को जरा नोटिस करो, जब आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपका क्वेश्चन का जो आंसर था वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही था। मैं आपको आपका आंसर यस दिखाता सर। हूँ, ये रहा आपका क्वेश्चन। सॉरी, आपका वाला क्वेश्चन का आया था थर्ड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट पे भी आते हैं हम जरा एक गुड बार, गुड। ठीक है। नीचे वाला का सेकंड क्वाड्रेंट वाला था। हाँ, नीचे वाला देखो, नीचे वाला क्वेश्चन जो था वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट का था। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे था, आप यहाँ पे क्या नोटिस कर पा रहे हो, आपका ए की वैल्यू जो थी वो माइनस में √3 थी और जो बी की वैल्यू थी वो आपके पास 1 थी। एग्री करते हो? यस सर। और आपका जो आंसर निकला था वो कॉस की वैल्यू आई थी यहाँ पे -3/2 और साइन की वैल्यू आई थी 1/2। साइन की किस एंगल पे वैल्यू 1/2 होती है मुझे बताओ। इस एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। सर 60। ठीक है, साइन आप कह रहे हो 60 की वैल्यू 1/2 होती है, सर भाई ये गलत है। साइन 30 1/2 होता है, इक्वल्स टू 1/2। और साइन 30 1/2 मतलब कि हमारी साइन की वैल्यू कितनी है, साइन की वैल्यू होती है हमारी 30, मतलब कि π/6, ये वाली वैल्यू होती है। सर। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक्चुअली में आपने जो वैल्यू निकाली है ना, वो आपने वैल्यू निकाली है आपकी π/6। और मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, आप यहाँ पे लिख तो थीटा रहे हो, तो आप पाई माइनस ये वैल्यू लिख रहे हो, ये दिख रहा है आपको, ये वैल्यू कैसे निकाली आपने। सर ये तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ अपने। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका जब कोई भी पॉइंट होता है तो थीटा यानी कि आर्गुमेंट निकालने के लिए हम पाई में से उस एंगल को माइनस करते हैं। तो ये मैंने एक रिलेशनशिप बना के दिखाई थी आपको यहाँ पे। क्या कुछ समझ आया कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ? हाँ सर। अच्छा, समझ आ गया। तो यही चीज मैंने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए करी है यार, मैंने पाई वाली वैल्यू को निकाल दिया है। अब ऐसा ही सिमिलरली काम मुझे करना पड़ेगा ऊपर वाले थर्ड क्वाड्रेंट में भी। आपको पक्का ये चीज समझ आई है कि सिद्धार्थ कोई दिमाग में कुछ अभी भी कुछ चीजें अनक्लियर तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सर समझ आ गया। समझ आ गया, चलो गुड। अब अगली चीज पे चलते हैं सिद्धार्थ। एक बार जरा इस डायग्राम को नोटिस करो सिद्धार्थ। इस डायग्राम के अंदर यस सर। एक सिचुएशन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है सिद्धार्थ कि हमने अपनी जो प्रिंसिपल वैल्यू ली हुई है ना, ठीक है, हमारी प्रिंसिपल वैल्यू की जो रेंज थी वो -180 से 180 तक है। अब जब मैं ये वाले थीटा को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता हूँ ना, तो ये तो 180 क्रॉस कर गया, हाँ सर। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा इसके लिए, क्योंकि ये 180 क्रॉस कर चुका है, तो आई कैन नॉट टेक दिस सिचुएशन, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक चीज को आपको समझाने जा रहा हूँ। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत में भी ये चीज समझाई थी सिद्धार्थ। अगर सिद्धार्थ हम कोई भी एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो क्या आप मुझे ये बताओगे कभी भी हम कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो क्या वो एंगल पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? सर एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज में वो पॉजिटिव होता है। अब देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे एक रेंज सेट करी थी यार की वैल्यू 180 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो अब मुझे -180 वाला देखना पड़ेगा। बेसिकली मैं क्या देखूंगा, अब मैं क्लॉकवाइज जाके चेक करूंगा, क्योंकि जब मैं क्लॉकवाइज जाता हूँ, अगर ये वाली वैल्यू मेरी 0 थी, एंटी क्लॉकवाइज जाने पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कि अगर मैं इसको समझाना चाहूँ थोड़ा इसी जगह पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्क्लोज कर रहा हूँ। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ तो मेरी ये वाली वैल्यू जो है ये +180 ट्रीट करी जाएगी,
ठीक है। बट अगर मैं इसी जगह पे क्लॉकवाइज आ जाऊं तो मेरा ये 0 है और ये वाली वैल्यू जो है मेरी -180 ट्रीट करी जाएगी। क्या इस बात से एग्री करते हो? सर ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे यही काम करने वाला हूँ। मुझे इतना पता है कि इधर जब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूँ तो मेरा 180 क्रॉस कर जाता है, तो इट मींस आई कैन नॉट गो बियॉन्ड इट। तो मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज जाना यहाँ पे सुटेबल नहीं है, इसलिए हम क्लॉकवाइज जाएंगे। क्लॉकवाइज जाने पे हमारा अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी, मैं उसको आपको समझाना चाहता हूँ। क्या आपको समझ आ रही है बात, हम क्लॉकवाइज क्यों जा रहे हैं? यस सर। ठीक है, इस चीज को आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। एनसीईआरटी में आपको ये चीज ऐसे यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखी है। एक सेकेंड देखो, एनसीईआरटी वाले ने क्या करा, एनसीईआरटी वाले ने आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करी कि देखो जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो इसको कोई दिक्कत नहीं आ रही, प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में तब भी इसको कुछ खास दिक्कत नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी भी 180 से वैल्यू छोटी थी। बट जैसे ही ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, इसको ये वाली वैल्यू यहाँ पे अब प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, ये पूरी की पूरी वैल्यू को अब क्लॉकवाइज वे में दिखा रहा है, क्योंकि क्लॉकवाइज वे में दिखाएगा तो ये अभी भी -180 से छोटी वैल्यू है और हमारी रेंज में आ रही है, जो हमने प्रिंसिपल रेंज डिसाइड कर रखी है। क्या मेरी बात समझ आ रही है सिद्धार्थ? यस ठीक है, सर। ओके। अब हम वैल्यू निकालना चाहते हैं सिद्धार्थ कि इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, हम कैसे इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बार रीजॉइन कर लेते हैं, क्योंकि 1 मिनट से कम रह गया। ओके सर चलो।